स्टूडेंट्स होप दैट कि आप खैरियत से होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है क्वाड्रेटिक रेवेन्यू, क्वाड्रेटिक सप्लाई और क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शंस पे, और फिर उनकी मदद से हमने जो इक्विलिब्रियम है, मार्केट इक्विलिब्रियम, उसको कैसे स्टडी करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है जी। इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी वो क्या थी, ताकि हम जब आगे चले तो हमें उनको लेके चलना आसान हो जी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यानी जब वो ग्राफ उसका बनता है तो वो ग्राफ जो है वो किस शेप में आता है, उसकी शेप क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब भी ग्राफ बनेगा या वो यू शेप आएगा या वो एन शेप आएगा। ठीक है, तो यू शेप आएगा तो इसका मतलब है कि वो कनकेव अप है, यानी उसका मुंह ऊपर साइड पे है, और जब वो एन शेप आएगा तो उसकी जो वो है दैट इज वो डाउनवर्ड है उसका माउथ। सो दैट इज इस कॉन्सेप्ट को फिर हमने कनकेविटी का नाम दिया था कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो अबव साइड पे है तो वो कनकेव अप है, और अगर वो नीची वाली साइड पे है तो कनकेव डाउन है। और उसके लिए हमने पढ़ा था कि जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला कोएफिशिएंट है जिसको ए बोलते हैं, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव है तो कनकेव अप है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो कनकेव डाउन है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 3 पॉइंट से जब पास करती है तो उस हवाले से हमने कुछ चीज़ें देखी थी। ठीक है, क्वेश्चन भी शायद किए थे। खैर, तो ये हमारा पिछले लेक्चर का जो था, हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी थी जी। अब हमारा जो मौजूदा लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसको हम देखते हैं। एक तो होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन। ठीक, क्वाड्रेटिक होगा रेवेन्यू फंक्शन, यानी रेवेन्यू से मुराद कि आपकी इनपुट में प्राइस आए या क्वांटिटी आए, तो कितनी प्राइस के ऊपर हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, या हम कितनी चीज़ें बनाएं तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये हमारे पास उसकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना करेगी, तो ये क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक सप्लाई और क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शंस जो हैं ये हमने देखने होंगे, इसके अंदर हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे, और उनको लेके आगे हमने फिर उसकी मदद से हमने जो क्वाड्रेटिक सप्लाई और डिमांड की मदद से जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनती है एक मार्केट के अंदर, जिसके तहत प्राइस को फिक्स किया जाता है कि कितनी प्राइस रखी जाए कि जिसके ऊपर हमारे पास जितनी क्वांटिटी डिमांड की जाए उतनी सप्लाई कर दी जाए, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो ये हम अपने इस लेक्चर में ये भी हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फ्लो है आज के लेक्चर का। अब हम देखते हैं कि आगे हमने इसको कैसे लेके चलना है जी। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली बात है क्वाड्रेटिक सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस। आप अगर पिछले लेक्चर्स में जाएं तो आपने उस वक्त जो लेक्चर को देखा था उसके अंदर सप्लाई और डिमांड फंक्शन लीनियर थे, यानी अगर ये वाला पार्ट मैं ख़त्म कर दूं ए पी स्क्वायर वाला, तो पीछे बी पी प्लस सी की फॉर्म में जो भी फंक्शन है वो लीनियर रह जाएगा। तो इससे पहले आपने इसकी लीनियर फॉर्मेशंस पढ़ी थी। ठीक है, आज ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशंस हैं, इसमें पी स्क्वायर का पार्ट भी शामिल हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। अब जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो हैं डिमांड और सप्लाई के, उसके अंदर कंडीशन सबसे बड़ी ये है कि ये ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, अननोन्स हैं, जो यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में आएंगे, और उसके अंदर मेन कंडीशन है कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बी सी हो जाए तो कोई बात नहीं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो इसका क्वाड्रेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से वैनिश हो जाएगा, क्वाड्रेटिक थीम इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए का नॉन जीरो रहना ज़रूरी है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक सप्लाई और डिमांड फंक्शंस आ गए। उसके बाद हम आते हैं नीचे क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन पे। क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन में क्या होगा कि आपके पास एक क्वांटिटी का फंक्शन होगा जो कि प्राइस के ऊपर उसकी फॉर्म में होगा, डिमांड फंक्शन। हम उसको क्या करेंगे, रेवेन्यू के फंक्शन में पुट किया करेंगे। जब वो ज़ाहिर है वो प्राइस की फॉर्म में होगा, तो जब यहाँ क्वांटिटी और डिमांड का फंक्शन पुट हो जाएगा तो उसमें आपके पास राइट साइड पे सब कुछ प्राइस में आ जाएगा, तो आपके पास जो रेवेन्यू है वो फंक्शन ऑफ प्राइस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन। कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हम देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी बनेगा, तो वो हम उसके उलट काम करेंगे, यानी हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड में से हम पी की पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसको पी की एक्सप्रेशन पुट करेंगे ताकि सारी बात क्यू के अंदर आ जाए।
तो इस तरीके से हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये रेवेन्यू का फंक्शन बनेगा। तो ये हमारा फ्लो है इसके लेक्चर का, बेसिक से बेसिक सी चीज़ें, ठीक। इससे रिलेटेड मज़ीद जो आपने चीज़ें पढ़नी है वो आपके पास ये बुक का पेज नंबर मेंशन है, 229 से 235 पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है जनाब। ओके, अब हम आते हैं अपने लेक्चर के कुछ सवालात पे जो हमारे इस सेक्शन 6.2 की एक्सरसाइज है जो 236 पेज पे है, 236 पेज पे बुक के। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है। कह रहा है द डिमांड फंक्शन फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज दिस। ये एक डिमांड फंक्शन आपको प्रोडक्ट का दिया गया है, ठीक। उसमें क्यू बता रहा है कि ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है यूनिट्स में, और पी बता रहा है ये उसकी प्राइस है। ए पार्ट में कहता है डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक टोटल रेवेन्यू फंक्शन। आपने क्वाड्रेटिक टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपने डेवलप करना है जिसके अंदर जो कि प्राइस का फंक्शन हो, यानी एक तरफ रेवेन्यू हो तो राइट साइड पे पी यानी प्राइस की एक्सप्रेशन हो, ठीक। फिर बी पार्ट में क्या है कि उसकी कनकेविटी क्या है, कि वो कनकेव अप है कनकेव डाउन है, तो वो हम बी पार्ट में हम उसको देखेंगे। और वो कैसे पता चलेगा, जो फंक्शन आ जाएगा उसके जो ए की वैल्यू होगी वो देखेंगे कि वो अगर प्लस है तो कनकेव अप होगा, माइनस होगी तो कनकेव डाउन होगा। उसके बाद हमारा सी पार्ट होगा कि क्यू इंटरसेप्ट क्या है, यानी ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका क्यू इंटरसेप्ट क्या आएगा, ठीक है। तो जाहिर है क्यू इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम पी को 0 पुट करेंगे और वो देखेंगे। फिर वो कह रहा है व्हाट डज द टोटल रेवेन्यू इक्वल एट द प्राइस $50। हमारा अगर टोटल रेवेन्यू 50 कितना हो अगर प्राइस जो है वो $50 रखी जाए, तो ये हम देखेंगे। फिर वो कहता है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ $50। ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी जब हम प्राइस इसमें 50 पुट करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। फिर आखिर में उसने कहा कि बताएं कि वो रेवेन्यू जो है वो कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा। तो मैक्सिमाइजेशन का जो फ्यूचर में तो हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जो डेरिवेटिव की मदद से होगा, लेकिन फिल वक्त क्या है कि मैक्सिमाइज उस कर्व के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे उसका मैक्सिमम पॉइंट आता है। तो जो भी इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्वेश्चन बनेगी उसको जब प्लॉट किया जाएगा तो उसके टॉप का जो पॉइंट है वो वाला उसका जो है मैक्सिमाइज्ड पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको अभी हमने देखना है जी। अब हम आंसर पे आते हैं। अगर हम आंसर में देखें तो हम बिल्कुल पहला पार्ट दैट इज वेरी सिंपल, उन्हें का टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपने बनाना है। अब टोटल रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है कि कोई प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो रेवेन्यू आ जाता है। अब प्राइस क्वांटिटी को क्यों मल्टीप्लाई करने से क्यों रेवेन्यू आता है, इसलिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक चीज़ की कीमत 5 रुपये रखी है और आपने उसकी 10 क्वांटिटीज़ बनाई हैं तो अब आपको रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 5 × 10 50 रुपीज़ या $50 जो भी यूनिट है उसकी रेवेन्यू की। तो इसलिए P × Q इसका जनरल वो कॉन्सेप्ट है। अब आप इसके अंदर यहाँ पे सिंपली जो है वो P का एक्सप्रेशन जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड का वो यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद P इससे मल्टीप्लाई होके ये 600,000 P बन गया और माइनस 2500 P² बन गया। तो इस तरह आपके पास ये रेवेन्यू का एक फंक्शन बन जाएगा। बस एक छोटा सा इसका सवाल था जिसका ये जवाब है। अब इसकी कॉन्केविटी देखने के लिए क्या होगा कि आज इसका आप देखें कि P² का कोएफिशिएंट क्या है। P² का कोएफिशिएंट माइनस में है, नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव होने की वजह से ये कनकेव डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनकेव डाउन। और कनकेव डाउन में आप देखेंगे कि आपका ये ग्राफ बनेगा इस तरह। कनकेव डाउन का मतलब ये उल्टा यू होता है जिसको एन शेप में बोलता हूँ, ठीक है। तो ये कनकेव डाउन हो जाएगा, ये सिंपल इसका जवाब है। फिर तीसरे जवाब में क्या है कि क्यू इंटरसेप्ट क्या है, तो उसके लिए किसी चीज़ का भी इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं। तो आप इसको जब 0 पुट कर देंगे तो आपके पास इसका एक जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 600,000 यूनिट्स आ जाएंगी आपके पास क्यू की, ठीक है। सो क्यू आपके पास 600,000 यूनिट्स आ गई। उसके बाद जो डी है वो डी पार्ट में क्या है कि बताएं कि इसी प्राइस के ऊपर हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ठीक है। तो हमने इसी प्राइस के ऊपर जब टोटल रेवेन्यू निकालना चाहा, हमने इसके अंदर यहाँ पे 50 पुट कर दिया और सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास $23750,000 रेवेन्यू जनरेट हो गया। अगर कोई बंदा 50 यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो सेल करे या जो उसमें जो भी उसकी यूनिट्स हैं तो इतनी यूनिट्स के ऊपर उसको रेवेन्यू इतना जनरेट होगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद ई पार्ट में उसने कहा था कि $50 के ऊपर ही क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो आपने उसी क्वांटिटी ऑफ डिमांड के फंक्शन में पुट कर दिया 50, जैसे अभी रेवेन्यू में पुट किया।
तो वो पुट करने के बाद जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 475,000 यूनिट्स, यानी $50 के ऊपर जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है जो वो कितनी हो जाएगी 475,000 यूनिट्स। ठीक, अब आगे जो एफ पार्ट है उसमें उसने कहा था कि प्राइस एट विच टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमाइज्ड, कि वो वाली प्राइस बताएं जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो जाए। ठीक, तो हमने इसका ग्राफ बनाया तो आपने देखा कि ग्राफ में सबसे जो पीक का पॉइंट है वो प्राइस 120 के ऊपर है। ये आपके पास ना ये एक्स प्राइस है, ठीक है, तो ये 120 के अगेंस्ट अगर हम देखें तो ये हमें ये वाली जगह ये 120 के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की वैल्यू 36,000,000 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो 120 अगर हम प्राइस रखें तो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे आगे पीछे जाएंगे तो हमारा रेवेन्यू कम होता जाएगा। तो ये इस पार्ट का हमारे पास आखिरी पार्ट का जवाब था। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखते हैं, वो बिल्कुल क्वेश्चन इस पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें उसने ये कहा है कि टोटल रेवेन्यू इन द क्वेश्चन 1 कैन बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ ईदर प्राइस और ईदर क्वांटिटी। तो अब वो कह रहा है कि जो प्राइस जो रेवेन्यू का फंक्शन है वो जरूरी नहीं है कि हम खाली प्राइस में ही लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें कहता है रीस्टेट द टोटल रेवेन्यू एज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी रादर देन पी। तो आप इसको दोबारा लिखें कि वो पी की बजाय वो क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, और फिर उसके बाद ये बताएं कि उसकी कनकैविटी क्या है, ये इसका बी पार्ट है। तो ये करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये मैं जूम करता हूँ जी, हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो फंक्शन था उसको हमने क्वांटिटी का जो फंक्शन था डिमांड का वो कंसीडर किया, और उसमें हमने चूंकि अब हमें चाहिए कि हम जब रेवेन्यू का फंक्शन बनाए तो हमें क्यू नज़र आए ना कि पी नज़र आए, तो हमें पी की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसको पुट करेंगे तो बाकी सारा क्यू ही क्यू बच जाएगा उसमें। तो हमने यहाँ से देखें ये 2500 पी इधर ले गए और क्यू इधर ले गए, और इसको जब हमने डिवाइड किया सॉल्व किया तो हमारे पास प्राइस का फंक्शन ये आ गया। ये फंक्शन आने के बाद हमने इसको अब पी की जगह पुट किया। अब हमने क्यू नहीं पुट करना बल्कि पी पुट करना है। जब पी की जगह पुट किया तो हमारे पास 240 माइनस 0.0004 क्यू और फिर क्यू आ गया। ये जब मल्टीप्लाई हुए तो 240 क्यू माइनस 0.0004 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि ये वो रेवेन्यू फंक्शन है जिसमें राइट साइड पे प्राइस नहीं है बल्कि क्वांटिटी ही है। ठीक, और उसने इसकी कनकैविटी बताई, तो आप देखें कि इस क्यू स्क्वायर के साथ जो हायर पावर है राइट साइड पे वेरिएबल की, उसका कोएफिशिएंट देखें वो नेगेटिव है, माइनस में है। तो माइनस में होने की वजह से ये कनकेव डाउन आपके सामने ये फंक्शन हो रहा है। सो ये जो रेवेन्यू फंक्शन इस वक्त बना है दैट इज कनकेव डाउन। इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये उसी तरह बनेगा जैसे अभी पिछले सवाल में आपने ये एक ग्राफ आपके सामने आया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था जो अभी हमने किया जी। आगे आते हैं अभी जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दैट इज वेरी सिंपल। ये वो है कि जो 3 पॉइंट्स की मदद से फंक्शन बनाया जाता है। ये पिछले लेक्चर में हमने एक वैसे क्वेश्चन किया था, लेकिन अब एक चूंकि अप्लाइड हम चीजें पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये कह रहा था सप्लाई फंक्शन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ पी फॉर अ प्रोडक्ट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन पे लाई करते हैं, 30, 1500 और फिर 40, 3600 और 50, 6300। सो ये जो 30 है ये असल में प्राइस है और 1500 उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। फिर 40 प्राइस है तो 3600 उसकी सप्लाई है, 50 प्राइस है तो 6300 उसकी सप्लाई है। तो वो ये कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स की मदद से ए पार्ट में कहता है कि आप इसकी इक्वेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन ड्राइव करें इन पॉइंट्स की मदद से। फिर वो कह रहा है बताएं कि इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन पुट करेंगे इसकी डोमेन निकालने के लिए। फिर उसमें कह रहा है कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द पी इंटरसेप्ट। आप पी इंटरसेप्ट बताएं कि क्या होगा, और आखिर में बताएगा कि व्हाट क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ 60, कि वो क्वांटिटी क्या सप्लाई की जाएगी अगर प्राइस 60 रखी जाए। तो जाहिर है जब ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का फंक्शन आएगा तो उसमें ये 60 पुट होगा, तो ये सारा काम डी पार्ट का होगा। तो अब हम 1 बाय 1 इसका जवाब देखते हैं जी। हमारे पास अब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का ये फंक्शन है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है। अब इसके अंदर हमने 1 बाय 1 के तीनों पॉइंट्स पुट करने हैं।
तो 30 पुट किया तो 1500, 30 जो है ये प्राइस है तो राइट साइड पे प्राइस पुट होगी और लेफ्ट साइड पे 1500 क्वांटिटी पुट हुई। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 30b प्लस सी ऐसे आया इक्वल टू 1500, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह हमने दूसरा पॉइंट पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 बनी। तीसरा पॉइंट पुट किया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमारे पास यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी और सी यहाँ पे फाइंड करने हैं। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशंस पे गौर करें तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान इसलिए हो जाता है कि तीनों के एंड पे सी नजर आ रहा है, ठीक, और अननोन इसमें कितने हैं, ए बी और सी। तो अगर हम इनमें दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें एक दूसरे से तो हमारे पास सी कट जाएगा। सी कटने से हमारी इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स पे आ जाएगी। जब 2 वेरिएबल्स पे आएंगी तो क्या होगा, हमें उनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और हम उनको सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में 2 में से 1 माइनस की, या 1 में से 2 भी माइनस करते तो हमने हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई 708 प्लस 10b इक्वल टू 2100। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, ये माइनस की, माइनस करने से साइन चेंज हुए, जो चीज़ें कटनी थी सी और सी ये कट गए और इक्वेशन ये आपके पास 708 प्लस 10b इक्वल टू 2100 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। फिर आपने इसी तरह 3 माइनस 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 2 जब माइनस की तो 908 प्लस 10b इक्वल टू 2700, ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गई, ये दूसरी इक्वेशन, और सी आपस में कट गए थे। अब आपने 4 और 5 को जब सॉल्व करना है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें। अब क्यों माइनस डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि इनमें 10b इसमें भी है, 10b इसमें भी है, हमें कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके माइनस करने की जरूरत पेश नहीं आई। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 10b और 10b जब कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास एक आंसर 3 आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास चीज़ आसान होगी, एक भी अननोन की वैल्यू आ जाए तो हम रिवर्स चलते हुए पिछले एक्सप्रेशन में पुट करते जाएंगे और हमारे पास वो वैल्यूज नोन होती चली जाएंगी। ओके, तो हमने ए की वैल्यू 3 पुट की पीछे क्वेश्चन नंबर 4 जो ऊपर ये आई हुई थी, तो इसमें पुट करने के बाद जब आपने ए को पुट किया तो वो पीछे बी रह गया, तो बी का आंसर आपके पास 0 आ गया। अब आपके पास 2 अननोन आ गए, ए आ गया और बी आ गया। अब ए और बी को आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जिसमें ए बी सी तीनों इन्वॉल्व थे। तो जब आपने ए बी की वैल्यू इसमें पुट की, ए की जगह 3 बी की जगह 0, तो ये सारा सॉल्व होने के बाद ये 2700 प्लस सी इक्वल टू 1500 आ गया और सी का आंसर -1200 आपके सामने आ गया। ठीक, अब आपने जब इसके बाद इसके अंदर ये तीनों ए बी और सी की वैल्यूज आपने इस स्माइली एक्सप्रेशन, ये जो जर्नल फॉर्म आपने सप्लाई की क्वेश्चन लिखी थी उसमें जब आपने पुट की तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या आया, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी। सो ए की वैल्यू 3 पी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 0 बी प्लस सी की वैल्यू -1200, तो ब्रैकेट में -1200, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड सप्लाई क्या हो गया 3 पी स्क्वायर -1200। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक इक्वेशन आ गई है, एक्सप्रेशन आ गई है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड की इक्वेशन, दैट इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको 1 बाय 1 इसमें पुट करें तो आप देखेंगे इक्वेशन दोनों तरफ से बैलेंस होगी। अगर आपने 1500 पुट किया तो राइट साइड पे भी 1500 जवाब आएगा। अगर आपने क्वांटिटी की वैल्यू 3600 पुट किया तो P40 पुट करने से भी 3600 आएगा। इस तरह ये पुट देखें तो 6300 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये इसका ए पार्ट कंप्लीट हुआ जी। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। इसके ऊपर इसने क्या कहा कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बताएं जी। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालते हुए आपने क्वेश्चन के सिनेरियो पे, उस फंक्शन के सिनेरियो पे गौर करना है। फंक्शन का सिनेरियो क्या है, वो सिनेरियो ये है कि आपका इस वक्त जो फंक्शन है वो एक क्वांटिटी का फंक्शन है, तादाद है किसी चीज़ की जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। वो 0 तो हो सकती है, 0 से ऊपर रह सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो उसको करने के लिए आपने क्या किया कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो थी उसकी एक्सप्रेशन को आपने कहा कि ये ग्रेटर देन होगी इक्वल टू 0 होगी। ठीक, इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखने से आपके पास ये इनइक्वालिटी जब सॉल्व की तो P का आंसर आ गया P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, यानी जो इनपुट है, जो प्राइस है, वो या तो आप बिल्कुल 20 रखें कि आप कुछ सप्लाई ना करें, या आप उसको 20 से ज्यादा रखें ताकि कुछ ना कुछ आप सप्लाई कर सकें। आप प्राइस 20 से नीचे रखेंगे तो ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का आंसर ही नेगेटिव हो जाएगा, जो कि लॉजिक ही नहीं बनती क्योंकि तादाद कभी नेगेटिव नहीं होती। तो दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है जनाब, ओके।
उसके बाद हम अब आते हैं जो इसका सी पार्ट है, उसके अंदर उसने क्या कहा था कि बताएं कि पी इंटरसेप्ट जो है वो क्या आता है। तो पी इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के फंक्शन को जीरो रखना है, जो अभी अभी हमने किया है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो रखा था, ये इक्वल टू जीरो रखना है। तो ये इक्वल टू वाला पार्ट यही सॉल्व होके पी की वैल्यू 20 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्राइस है इट मीन्स एट प्राइस $20 और लेस, हम $20 और उससे लेस नहीं जा सकते हम, यानी इसके ऊपर $20 और उससे लेस हमें कोई यूनिट जो है ना वो सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, हमें $20 से ऊपर ही रहना पड़ेगा ताकि हम कुछ चीज़ सप्लाई कर सकें। सो दिस इज द इसकी जो इंटरप्रिटेशन है इसके इंटरसेप्ट की। और आखिरी डी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि $60 के ऊपर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो ये हमने देखा इसमें जब हमने पुट किया इस फंक्शन में तो 60 का स्क्वायर सॉल्व किया, 30 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करने के बाद 9600 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी यूनिट 9600 यूनिट्स सप्लाई किए जा सकते हैं प्राइस अगर $60 रखी जाए। तो ये इसका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या जी। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी लाइन पे है जो अभी अभी आपने क्वेश्चन किया है, सिर्फ ये डिमांड का फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है। ये प्लीज आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन इसके अंदर उन्हीं लाइंस पे है जो जिन लाइंस पे आपने अभी अभी क्वेश्चन किया। हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे सेशन का है। वो क्या है, वो कह रहा है द सप्लाई एंड द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर, ये आपको दिए हुए हैं, सप्लाई फंक्शन भी दिया हुआ है QS और डिमांड फंक्शन भी दिया हुआ है QD। आपको कहता है डिटरमिन द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, आप मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करें जबकि ये फंक्शंस आपको दिए हुए। तो हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। और दूसरे में क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी निकालें और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकालें, क्वांटिटीज भी। ठीक है, तो ये हमें इसको फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, हमने दोनों इन क्वांटिटीज को आपस में इक्वल रखना है क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे आती है जहां पे दोनों क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इक्वल होते हैं और उसके अगेंस्ट एक प्राइस वहां से एक्सट्रैक्ट होती है। तो हमने ये दोनों फंक्शंस को आप देखें, ये मैं जूम करता हूँ, दोनों फंक्शंस को आपने इक्वल किया आपस में, पी स्क्वायर से कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद यहाँ से आपके पास जो आंसर आया वो 4p माइनस 3000 को इक्वल आ गई एक्सप्रेशन और 40p को इधर डिवाइड किया तो प्राइस आपके पास $75 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो $75 है। ठीक है, इसका मतलब इस प्राइस के ऊपर हम जो है हमारी मार्केट उस सिचुएशन में होगी कि हम उतना ही सप्लाई करेंगे जितना डिमांड हो जाएगा, या जितनी डिमांड होगी हम उतनी सप्लाई करेंगे और उसके लिए हम मार्केट की प्राइस $75 रखेंगे। और इसका अगला पार्ट क्या है कि मार्केट को इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज निकाली जाएं, तो वो कैसे निकाली जाएंगी, वो आपने जस्ट इसके अंदर वो वैल्यूज को प्लग इन कर देना है, पुट करना है सप्लाई के इक्वेशन में भी और डिमांड के इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस हमें सेम आंसर दे रही है। ठीक है, तो ये मार्केट की इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जिसके ऊपर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए और साबित हुआ कि ये वही प्राइस है जिसके ऊपर ये इक्वल हो गए और ये इक्वल होने थे। क्यों, हमने इन्हीं को इक्वल रख के तो ये प्राइस हमने फाइंड की थी। ठीक है जी, ये आपके इस लेक्चर का आखिरी पार्ट था। बाकी जो इसके क्वेश्चंस आपने इन्हीं लाइंस पे देखने हैं। एक ओवरव्यू में दोबारा आपको दे देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास सप्लाई और डिमांड फंक्शन की जनरल फॉर्म्स ये होती हैं। उसके बाद अगर रेवेन्यू फंक्शन निकालना हो तो वो P/Q होता है। अगर रेवेन्यू फंक्शन प्राइस की फॉर्म में निकालना है तो Q का क्वांटिटी वहाँ पुट हो जाएगी, अगर क्वांटिटी की फॉर्म में निकालना है तो P पुट हो जाएगी। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे, जो फंक्शन बना हुआ था उससे रेवेन्यू फंक्शन बनाया। फिर रेवेन्यू फंक्शन के अंदर हमने इंटरप्रिटेशंस की कि उस रेवेन्यू के अंदर Q इंटरसेप्ट क्या होगा और किसी खास प्राइस के ऊपर रेवेन्यू कितना होगा और मैक्सिमम रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। फिर कनकैविटी भी हमने देखी। हाँ जी, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था जिसके अंदर हम चाह रहे थे कि हमारा रेवेन्यू क्वांटिटी की फॉर्म में आए, ना कि प्राइस की फॉर्म में। तो हमने वो क्वेश्चन देखा, फिर उसकी कनकैविटी बताई। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स की मदद से वो इक्वेशन डेवलप की और वो इक्वेशन डेवलप करने के बाद फिर हमने उसको वेरीफाई भी किया था कि वो ऐसे वेरीफाई होगी कि वही पॉइंट्स दोबारा पुट करें तो वो इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को बताया और वो प्राइस निकाली जिसके ऊपर और उसका हमने P इंटरसेप्ट बताया कि वो क्या होगा और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी हमने फाइंड की थी।
फिर एक क्वेश्चन क्वांटिटी ऑफ डिमांड के लिए सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था आपने खुद करना होगा। और आखिर में हमने एक मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन देखी, जो कि हम इन दोनों क्वेश्चंस को इक्वल रख के एक प्राइस वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ये हमारा फंक्शंस का यहाँ पे क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम मैट्रिक्स के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कि बेसिक्स क्या होती हैं और पर्पस क्या होता है मैट्रिसेस का, और स्पेशल टाइप्स हम इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप पहले भी पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद होंगी, ये जो अगले लेक्चर्स के टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक है। तो जब इंशाल्लाह आपको ये वीडियो लेक्चर मिलेगा तो मज़ीद आपकी जो है वो तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आप इसको गौर से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस के बुक के क्वेश्चंस हैं वो भी आप अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि उसके अंदर कोई अगर इबाहम और कोई प्रॉब्लम हुई तो हम अपने ऑनलाइन सेशन में कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सी एक सजेशन है कि काइंडली जो लेक्चर्स आपको दिए जाएं वो पढ़ा करें, उनको टाइम दिया करें, और क्वेश्चंस एक दफ़ा खुद, इवन ये जो लेक्चर्स के क्वेश्चंस हैं सेशन, ये जो ऑनलाइन सॉरी जो ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसके अगर क्वेश्चंस एक दफ़ा खुद आपके हाथ से गुजर जाएं तो ये आपके लिए आसानी होगी और आपको एक एक पॉइंट का पता चल जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।